आज का ये वीडियो सीए फाइनल के एसएफएम पेपर से रिलेटेड है। मई 2023 अटेम्प्ट का मॉक टेस्ट पेपर आईसीएआई ने कंडक्ट किया था। अभी पहला मॉक टेस्ट पेपर आपका मार्च 2023 में कंडक्ट कराया था एंड सेकंड टेस्ट पेपर जो आपका अप्रैल 2023 में। आप लोगों ने सबने क्वेश्चन पेपर देख लिया होगा। आपको दिखा होगा कि जितने भी क्वेश्चंस है सारे पुराना ही क्वेश्चंस है, उसमें कोई नया ऐसा होता है कि मेहनत करके क्वेश्चन डाला हुआ आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन जो मॉक टेस्ट पेपर फर्स्ट था, जो पहला मॉक टेस्ट पेपर था, उसमें फॉरेन एक्सचेंज का फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो कि लेट कैंसिलेशन है, यानी कि ड्यू डेट के बाद की जो कैंसिलेशन है, उस पर एक क्वेश्चन डाला गया था। उस पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, बहुत सारे क्वेरीज आ गए, सर हम एग्जाम में क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन जो है गलत डाला है। आपको बता दूं, जो ऑटोमेटिक कैंसिलेशन 15 डेज में हुआ करता था, वो अमेंडमेंट आ चुका है। फेडई ने 2020 में ही अमेंडमेंट लेके आया था और आईसीएआई ने ये चीज़ नोटिफिकेशन के थ्रू ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था कि देखो, जो 15 डेज में ऑटोमेटिक कैंसिलेशन हुआ करता था वो 3 डेज हो चुका है। इवन स्टडी मैट बदल गए, रिसेंट जो भी स्टडी मैट आया उसमें आपका नए क्वेश्चंस आ चुके हैं, एक सब कुछ आपका मॉडिफाई हो चुका है। लेकिन फिर भी जिसने क्वेश्चन सेट किया है, आईसीएआई को एटलीस्ट इतना चेक करना चाहिए कि भाई जिनको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो क्वेश्चन सेट करने की, कम से कम वो तो अपडेटेड रहे। नहीं तो इसमें क्या होगा, स्टूडेंट का तो नुकसान हो जाएगा। क्योंकि इस बार तो अभी एमटीपी में हुआ है। आपने क्या किया, पुराना क्वेश्चन जो 2020 से पहले वाले क्वेश्चन जो ऑटोमेटिक कैंसिलेशन 15 डेज का हुआ करता था, वो क्वेश्चन आपने मॉक टेस्ट पेपर में डाल दिए। और अब बच्चे आप कंफ्यूज है कि अगर ये एग्जामिनेशन में आ जाएगा तो क्या करेंगे। सबसे पहली बात, ये आईसीएआई के पार्ट की फॉल्ट है। आईसीएआई को ये बात सोचना चाहिए, हम इसमें ज़्यादा परेशान ना हो। क्योंकि आपको मैं बता दूं, इंस्टीट्यूट जो है मॉक टेस्ट पेपर को थोड़ा ज़्यादा लाइटली लेते हो, फॉर्मेलिटी की तरह समझते हैं। ऐसे समझ जाइए आप, वो ऐसे समझ के चलते कि फॉर्मेलिटी है, मुझे लेना है तो लेना है। वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, किसी को लगा दिया भाई क्वेश्चन सेट कर दो, एक भी क्वेश्चन आपको नया नहीं दिखता है। आपको तब लगता है कि एफर्ट है जब कुछ थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन तो कम से कम नया डालो, ताकि बच्चे को क्या लगे कि हाँ, अपना जो हमारा कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है, वो कितना स्ट्रांग है और हम कर पा रहे, क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, अपने आप को जज कर पाए। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, सिर्फ फॉर्मेलिटी चल रहा है। आईसीएआई ने पहला मॉक टेस्ट पेपर आपको कंडक्ट किया गया था, पहला मॉक टेस्ट पेपर कंडक्ट किए थे मार्च 2023 में। उसका एक क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा जिस पे सबसे ज़्यादा आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि सर वो क्वेश्चन नंबर 2 का बी जो है, ये फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का जो कि ड्यू डेट के बाद का कैंसिलेशन होता है, सर ये तो पुराने प्रोविजन पे क्वेश्चन डाल दिया जो कि 2020 के पहले हुआ करता था। उसके बाद इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट ला चुका है। उसके बाद इंस्टीट्यूट ने एक बार क्वेश्चन भी पूछा है, कितने बार अमेंडमेंट कर चुका है। अगर आप यहाँ पे जाके चेक करोगे तो यही सेम क्वेश्चन आपको पहले भी आया गया था। दिसंबर 2021 में भी पूछा था इंस्टीट्यूट ने, यहाँ पे भी करेक्शन कर चुका था। जिसके अंदर देखोगे तो ड्यू डेट हुआ करता था इसमें आपका 4 मार्च, और देखिए 3 डेज बाद का आपको एक्सचेंज रेट देखिए 3 डेज बाद कैंसिलेशन किया करता था। तो आज के रेट पे जो होता है, आफ्टर 3 डेज में क्या होता है, कैंसिलेशन होता है। इवन कस्टमर अगर बाद में अप्रोच करे, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर कस्टमर अप्रोच करता था 14 अप्रैल को, ये इंस्टीट्यूट का ही क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ने ही मॉडिफिकेशन किया है, जो कि 4 अप्रैल का ड्यू डेट होता था, 14 अप्रैल को अप्रोच करता है, लेकिन वहाँ पे जो कैंसिलेशन हो जाया करता था 7 मार्च को। तो मुझे बताइए आज कैसे भूल गया इंस्टीट्यूट कि भाई हमारा जो अमेंडमेंट आ चुका है। अब भूल गया तो भूलने दीजिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। मैं आपको बता दूँ, एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए। और अगर एग्जामिनेशन में मान लीजिए क्वेश्चन रिपीट हो भी जाता है तो आपके पास दूसरा कोई चॉइस है क्या, नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पे, क्योंकि ड्यू डेट बनता है अगर इस क्वेश्चन के अंदर 1 फरवरी, तो इसका जो ऑटोमेटिक कैंसिलेशन होना चाहिए था 4 फरवरी का। अगर इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन के अंदर 4 फरवरी का अगर एक्सचेंज रेट दे दिया जाता है, तभी आप ऑटोमेटिक कैंसिलेशन 3 डेज बाद का कर सकते हो। अगर 4 फरवरी का एक्सचेंज रेट नहीं देता है तो आप कर भी क्या लोगे, कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन छोड़ के आओगे। मान लीजिए क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाता है, यही क्वेश्चन मान लीजिए भूल जाता है इंस्टीट्यूट की, हमने कुछ अमेंडमेंट भी लाया था। यही तो दिक्कत है इंस्टीट्यूट के साथ, बस फॉर्मेलिटी, बाकी चीज़ों के लिए टाइम है। लेकिन हम जब क्वेश्चन पेपर सेट करते, थोड़ा सा देख ले क्या अमेंडमेंट हो चुका है, क्या मॉडिफिकेशन हो चुका है, सबको चेक कर ले। इतना टाइम नहीं है इंस्टीट्यूट के पास, ऐसे समझ आइए। चलो हम अपना टाइम खराब करें, हम अपना दिमाग खराब करें, एनर्जी लॉस होगी, एफिशिएंसी रिड्यूस होगी एग्जामिनेशन टाइम में, उससे ज़्यादा बढ़िया चिल रहो। हाँ ठीक है, तो पुराना प्रोविजन पे पूछेगा, दे देंगे पुराना प्रोविजन पे सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई। क्योंकि अगर आपका 4 फरवरी का एक्सचेंज रेट ना दे तो आप मुझे बताइए, अगर कस्टमर आपको 15 फरवरी को अप्रोच करता है तो क्या कर लोगे बताओ। ऑटोमेटिक कैंसिलेशन तो हो जाना चाहिए था अप्रोच करने से पहले ही, लेकिन आप कर क्या लोगे, कहीं कुछ नहीं कर सकते हो। तो जिस दिन पे अप्रोच किया उस दिन पे कैंसिलेशन करो।
वेरी सिंपल बात है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही करना, लेकिन इंस्टीट्यूट को सोचना चाहिए। अब हम क्या कह सकते हैं, हम तो इंस्टीट्यूट बन नहीं सकते, वो किसी के सुनने लायक है नहीं। हाँ, एक और भी दिक्कत है इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि मैं बता दूं आपको 1 फरवरी का अगर आपका ड्यू डेट था और 15 फरवरी को अगर अप्रोच कर रहा है, तो इसके बीच में जो आपका गैप बनता है 14 डेज का है। तो याद रखिएगा 14 डेज का ही इंटरेस्ट कैलकुलेशन होना चाहिए था, लेकिन इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे भी मिस्टेक करा है। अगर आप जाके इसके सोल्यूशन चेक करोगे तो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे 15 डेज का इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया है। अब मैं क्या कह सकता हूँ, अब हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि सर फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन तो बनता ही नहीं, वैसे भी हम छोड़ने ही वाले हैं, तो हम क्या करता है, जो पूछना है पूछ ले इंस्टीट्यूट, हम तो ये पढ़ के जा ही नहीं रहे। देखिए, सिर्फ उनको फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ड्यू डेट के बाद का जो कैंसिलेशन है उनको डिफिकल्ट लगता है, जो ऊपर ऊपर से ऐसे ऐसे ऑडिट करके पढ़ता है। याद रखिए, अगर डायग्रामेटिकली पढ़ोगे, जैसे मैंने आपको रिवीजन वीडियो में भी दिखा रखा है, अगर किसी के पास टाइम है थोड़ा सा, तो आप जाइए यूट्यूब पे डालिए फॉरेक्स रिवीजन नागेंद्र शाह, मेरा नाम लिख दीजिए, सामने आपका आ जाएगा। उसमें जब आप पहुंचोगे तो आपको कुछ टाइम पीरियड दिखेंगे यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे आपको वो बता दूं 338 पे टाइम पे पहुंचना, ये आपका बता रहे लेट कैंसिलेशन। जिस तरीके से मैंने डायग्रामेटिकली यहाँ पे समझा रखा है, उस तरीके से अगर आप डायग्रामेटिकली देखोगे तो मेरे हिसाब से कभी भी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाला है, जो मुझे लगता है। ठीक है, फिर भी आप लोग के अपना कॉल है, देखिए कितना टाइम है, कैसे मैनेज कर सकते हो, और तब उसके बाद देखिए। तो यही क्वेश्चन पे मेरे को थोड़ा सा एक पॉइंट आउट करना था कि देखो एग्जाम में नहीं आएगा, और अगर आता है तो ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए, क्या कर सकते हो, दूसरा कोई चॉइस आपके पास है नहीं। उसके बाद बाकी किसी भी क्वेश्चन पे मुझे नहीं लगता है कोई डिस्कशन करने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी सारा क्वेश्चन आपका पढ़ा होगा और सारे एग्जामिनेशन से ही आया हुआ है पास्ट अटेम्प्ट का। मैं आपको एक बार ऐसे रेफरेंस के लिए बता दूं, ये फॉरेन एक्सचेंज का क्वेश्चन है, जो कि आपका नवंबर 2020 के न्यू सिलेबस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये हमारे बुक में फॉरेन एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 2.7 है। तो मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ नयापन है जो मुझे बताने लायक है। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे एक चीज़ इंस्टीट्यूट ने जो लिखा है, कंपनी कैन हेज इट्स पोजीशन विथ फॉलोइंग एक्सपेक्टेड रेट, ये लाइन गलत लिखा है इंस्टीट्यूट ने, क्योंकि कभी भी एक्सपेक्टेड रेट से हेजिंग नहीं होता है। हेजिंग करने का मतलब होता है अपने आप का बचाना, एक्सपेक्टेड रेट से कभी हेजिंग नहीं करते। यहाँ देखो ना, इंस्टीट्यूट क्या कहते हैं कि देखिए अनहेज्ड पोजीशन में एक्सपेक्टेड रेट यूज होते हैं। ये देखो, अनहेज्ड पोजीशन यानी कि ये हेजिंग करके एक्सपेक्टेड रेट यूज नहीं किया जा सकता है, ये अनहेज्ड पोजीशन में होता है। देखो सॉल्यूशन में कहते हैं कि जब हमारा पोजीशन अनहेज्ड है तब यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट यूज करें, और क्वेश्चन के अंदर कहते हैं कि कैन बी हेज्ड। तो एक चीज़ ये इंस्टीट्यूट की दिक्कत है, बार बार मैं क्या कहता हूँ, ये सिस्टमेटिक रिस्क है। आप सिर्फ अनसिस्टमेटिक रिस्क को कंट्रोल कर सकते हो, सिस्टमेटिक को नहीं, दिमाग ज़्यादा मत लगाइए। हेज करोगे तो फॉरवर्ड रेट अप्लाई होगा, हेज नहीं करोगे तो एक्सपेक्टेड रेट अप्लाई होगा, दोनों में कंपेरिजन कर दीजिए, जो आपका बेनिफिशियल होता है वो कर लीजिए। ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो बॉन्ड ड्यूरेशन की और बॉन्ड ड्यूरेशन और बॉन्ड वॉलिडिटी वाले क्वेश्चन है, ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, आपके जुलाई 21 के ओल्ड सिलेबस में भी आया हुआ है। हमारे बुक का क्वेश्चन नंबर 13.7 है। मेरे इसमें कुछ नयापन दिखता नहीं, इसलिए मैं इस पर कोई ज़्यादा बहस करने की मुझे ज़रूरत लग नहीं रहा है। ये क्वेश्चन है आपका ईवीए पे बेस्ड है। ईवीए का ये क्वेश्चन आपका मई 18 और नवंबर 20 में एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है, हर्वल बॉक्स करके। पहले जो था आपका वो उसमें भी हर्वल नाम से ही है। तो ईवीए निकालने आपको आता ही एनओपीएटी माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड का डब्ल्यूएसएससी से जो आपका रेट बनता है, यानी कि हम कमा के कितना लाते हैं, देते कितना है, दोनों का डिफरेंस हमारा ईवीए बताता है। और ईवीए पे बेस्ड बहुत आसान से क्वेश्चन है, हमारे बुक का कॉर्पोरेट वैल्यूएशन का 2.5 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पे ऑलरेडी हमने बता दिया कि क्वेश्चन पुराने प्रोविजन पे डाला है, बट कोई बात नहीं, एग्जामिनेशन में मेरे हिसाब से नहीं आने वाला, ये चीज़ याद रखिएगा। इस पर अगर आगे बढ़े तो ये फिर जुलाई 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि हमारे बुक के सिक्योरिटी वैल्यूएशन के क्वेश्चन नंबर 30 का बी है। सिक्योरिटी वैल्यूएशन है, मर्जर एक्विजिशन नहीं, सिक्योरिटी वैल्यूएशन का क्वेश्चन है ये। डेट इक्विटी रेशियो शुड नॉट एक्सीड, अच्छा ये हाँ एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट, यानी कि ये थोड़ा सा आपके एक नया क्वेश्चन पूछा गया था पीछे, जनवरी या जुलाई 21 में होगा, आई थिंक जुलाई 21 से, शायद ये जनवरी 21 से, जो भी है देख लीजिएगा आप लोग, मैंने जे लिख दिया है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गई। एक्सटर्नल फंड रिक्वायर्ड के अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि देखिए जब भी आपको सेल ग्रो करना होता है ना 20% से, सेल अगर आप 20% से ग्रो कराते हो तो आपका कैपिटल बेस भी 20% से ग्रो कराना होता है। इसका मतलब सिंपल सी बात ये हो गई कि सेल को 20% ग्रो कराना है तो आपको असेट्स भी ग्रो कराना होगा। लेकिन होता क्या है, जब हम सेल ज़्यादा करते हैं तो हम लोग क्रेडिटर से उधार भी ज़्यादा लेते हैं, तो कहते हैं देखो 20% का उधार तो हमें क्रेडिटर से मिल ही जाएगा, मतलब मुझे सिर्फ 1400 माइनस 200 जितना बनता है, इसी का मुझे 20% का एक्सटर्नल फंड की रिक्वायरमेंट होगी। तो बस यही चीज़ आपको क्या करना है, एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट में लेके और क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है। ये आपका म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन नंबर 2 का सी है हमारे बुक का। ये एग्जाम में भी कितने बार आ चुका है, जिसमें आपका 3 स्कीम दे रखा है, तीनों स्कीम का इफेक्टिव यील्ड आपको निकालना है। इसमें भी कुछ नया नहीं है, इस पर भी ज़्यादा कुछ डिस्कशन ना किया जाए। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हमारे बुक का क्वेश्चन नंबर 1.7, जो कि आपका जून या जनवरी 2021 के न्यू सिलेबस में
पूछा गया है। 3 सिनेरियो देता है, तीनों सिनेरियो में आपको कैश फ्लोज निकालना है और आपको एनपीवी निकालना है, वो वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर भी मुझे कुछ नया नहीं आज नज़र आता है। ये आपको डिविडेंड इक्वलाइजेशन वाले ऑलरेडी आपने इतना क्वेश्चन सॉल्व करा हुआ है। जनवरी या जुलाई 21, अब मुझे नहीं पता मैंने जनवरी लिखा है जुलाई लिखा है, जो भी है 21 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन नंबर 2 का 3 है हमारे बुक का। इवन इस क्वेश्चन पे हमने यूट्यूब पे आपका जो एडिशनल क्वेश्चन डाला है उसके अंदर भी म्यूचुअल फंड में ये वीडियो दिखे, मतलब आपको ये क्वेश्चन नज़र आ जाएगा। ये भी पोर्टफोलियो का क्वेश्चन नंबर आपका 3 का भी है हमारे बुक का। ये जनवरी या जुलाई 21 में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, ये जनवरी 21 होगा, ये जुलाई 21 होगा, देख लीजिएगा। इसमें भी कुछ नयापन नहीं है जो कि आपका क्वेश्चन में कुछ भी। ये क्वेश्चन आपका नवंबर 20 में आया हुआ है इंटरेस्ट रेट स्वैप पे। इंटरेस्ट रेट स्वैप का क्वेश्चन है। इसमें एक चीज़ मैं बता दूं, इससे एक अटेम्प्ट पहले यानी कि नवंबर 19 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा मिस्टेक था। मिस्टेक क्या था कि जिसको जो लोन लेना होता है, यहाँ पे देखिए इन दोनों ने अपना ये चॉइस यानी कि ये चूज करके बैठा हुआ है। होता क्या है स्वैप डील के अंदर, कॉस्ट रिडक्शन तब पॉसिबल होते हैं जब जो आपका दो पार्टी होते हैं, दोनों पार्टी के जो खुद का चॉइस होते हैं वो महंगा होता है। जो आपका एक क्वेश्चन जो है, क्योंकि भरोसा नहीं इंस्टीट्यूट हो सकता है फिर दोबारा वही पुराने गलत वाले क्वेश्चन पूछ दे, जैसे अभी फेटा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का किया है। तो नवंबर 2020 में नवंबर 19 में जो इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा था उसके अंदर ओन चॉइस के अंदर वो सस्ते वाले रेट डाल दिया था। ये खुद सोच के बैठा हुआ था कितने पे लोन लेना है, उसके इसमें सेविंग पॉसिबल नहीं था, फिर भी इंस्टीट्यूट ने सेविंग दिया था। बट ये क्वेश्चन सही वाले है तो दिक्कत मेरे हिसाब से आपको नहीं आएगा। ये मर्जर का लॉन्ग एंड टॉल लिमिटेड जनवरी 21 का क्वेश्चन है आपका। मर्जर के हमारे बुक का क्वेश्चन नंबर 41 है। इसमें भी मुझे कुछ नया दिखता नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको सीधा बताऊँ एक एक क्वेश्चन क्या दिखाना है, ये मैं आपको क्या कहते हैं, इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच करके डाल देता हूँ। जो हमारे स्टूडेंट होंगे वो अपना यहाँ से क्वेश्चन नंबर से आपका मैच कर लेंगे। इसमें कुछ भी नया नज़र नहीं आया। हाँ, मुझे एक क्वेश्चन ये आपको पोर्टफोलियो का दिखा है जिसके अंदर थोड़ा सा इसने थोड़ा सा यूनिकनेस डाला है। मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन में क्या बोला है इंस्टीट्यूट ने, हाउ डू यू रिकमेंड एंड इंटरप्रेट दी रिस्क सिनेरियो एंड इन्वेस्टमेंट इन ऑल द सिक्योरिटीज। इसमें कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन XLY वांट टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो इक्वली एज रिस्की एज द मार्केट। ध्यान से रखिएगा, अगर आप अपने पोर्टफोलियो को मार्केट के जितना रिस्की बनाना चाहते हो, मतलब आपको बीटा जो पोर्टफोलियो का लेना है ना वो लेना है 1 आपका। और अभी के केस में ये सारे बीटा आपको दे रखा है। डिवेंचर का बीटा शुक्र है कम से कम D दे के इसको रिस्क फ्री बनाया है। तो अब आपको क्या होगा देखिएगा, इसका वेट पता है, इसका वेट पता है। आप एक काम करेंगे, इसका वेट ले लेंगे x, तो इसका वेट कितना हो जाएगा अगर आपको बता दूं, चलो ऐसे कर सकते हो। इसका वेट अगर आपका बन जाता है C और इसका वेट है A और इसका वेट है B, तो आपको पता है कि इन सब का वेट आपको ऑलरेडी पता होगा। तो इसका जो वेट बनेगा ना, वेट C और वेट D का मैं बता दूं, वेट C जो बनेंगे आपका 1 माइनस वेट D, और इन दोनों का तो वैल्यू ऑलरेडी आपको पता होगा क्योंकि टोटल जो इन्वेस्टमेंट है आपका कितने का है बताइए, 20 का। तो उस केस में आपका देखो ये तो वेट आपको आ जाएगा 4 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख का ये वेट पता है, 5 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख ये वेट भी पता है। तो बाकी जो 2 वेट होता है तो एक में आपको पता है, एक का वेट C हो जाएगा, तो एक का वेट जो बनेगा 1 माइनस बाकी 3, क्योंकि चारों का वेट ऐड करके कितना बनता है 1। तो उस बेसिस पे आपको वेट निकाल के आप बता दोगे कि कितना आप लगाना है, किस में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, वहाँ से क्या हो जाएगा निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बाकी इसमें कुछ भी नहीं था। बाकी ये भी आपका जो स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग का क्वेश्चन है ये ऑलरेडी आपका जनवरी 21 में आया हुआ क्वेश्चन था। इसमें भी कुछ नया नहीं था। रैंकिंग करने वाले क्वेश्चन तो नवंबर 20 वाले, हाँ, जो आपका निगेटिव रिवॉर्ड टू रिस्क सॉरी क्या कहते हैं शार्प रेशियो ट्रेनर रेशियो जब निकालते थे तो सिक्योरिटी म्यूचुअल फंड का रिटर्न है 7% और रिस्क फ्री बनता है 7, तो इसमें निगेटिव आता था। तो बहुत सारे बच्चे जो है पीछे आपने क्या किया था, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 6 मंथ का रेट यूज करके पॉजिटिव बनाया था 4.5% लेके। वो गलती नहीं करना है, 7% माइनस 9% डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन लेके ही चलना है। ये वेरिएंस दे रखा है, वेरिएंस को अगर आप स्क्वायर रूट कर दोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। निगेटिव आता है शार्प रेशियो, निगेटिव में ही रैंकिंग कर देना। आप पॉजिटिव बनाने के लिए अपना कुछ इफ एंड बट मत करना, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी ये पुराना ही क्वेश्चन है। हाँ, ये बट ये जो पुराना क्वेश्चन था वो आउट ऑफ सिलेबस था क्योंकि एडजस्टेड एनपीवी निकालना है। होप आप लोगों ने ये पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ लेना चाहिए एडजस्टेड एनपीवी। इवन जो मैंने एडिशनल क्वेश्चन का वीडियो डाला है उसमें भी इस चीज़ों पर डिस्कशन किया है। एडजस्टेड एनपीवी मेथड क्या कहता है कि पहले आपको बेस एनपीवी निकालना होता है और फिर इसमें जो होता है पीवी ऑफ टैक्स सेविंग जो होता है ऑन डेट, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट ऑन डेट जो होता है वो आपको ऐड कर देना होता है। तो इससे आपका क्या आ जाता है एडजस्टेड एनपीवी। और ये जो टैक्स सेविंग का जो पीवी निकालते हो प्री
प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट के बेसिस पे निकालते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका ऑलरेडी हम लोग सॉल्व करके बैठे हुए नवंबर 20 का, तो इसमें भी कुछ नहीं है। हाँ, बस एक और क्वेश्चन में मैं आपको डिस्कशन कर दूं कि ये क्वेश्चन नंबर 5 का ए जो है ना, ये आपका कौन सी अटेम्प्ट का है क्वेश्चन, MTP 2 जो आपका अप्रैल में अभी लिया है, उस क्वेश्चन के अंदर इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन आपको ये मॉडिफाई किया है। आपको याद आ रहा होगा, एक क्वेश्चन था पहले से आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी जो हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, क्वेश्चन नंबर आई थिंक मेरे हिसाब से 7 का बी होगा। एक बार मैं नज़र डाल के आपको दिखा दूं कि मैं कहाँ की बात कर रहा था। ये क्वेश्चन होगा, आप अगर इसमें चेक करोगे तो ये क्वेश्चन आपको धुंधला धुंधला कुछ याद आ रहे होंगे, जिसमें एक शॉर्ट सेल किया जाता है। याद आ रहा है कुछ 50,000 का शॉर्ट सेल करते हैं, हमारे पास अपना 1 लाख होता है। शॉर्ट सेल करते हैं तो हम ईमानदारी मेंटेन करें तो मार्जिन देने की जरूरत नहीं होता है। 50,000 मेरे पास आ जाता है तो 1,50,000 हम लगा दिया करते हैं। किसमें बताइए? सिक्योरिटी बी में लगा दिया, सिक्योरिटी ए में लगा दिया, और फिर बोलता है कि अब बता दीजिए बीटा पोर्टफोलियो का कितना होगा, यानी कि फैक्टर 1 का सेंसिटिविटी और फैक्टर 2 का सेंसिटिविटी, और 2 फैक्टर का सेंसिटिविटी दिया गया तो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी होता है। इस क्वेश्चन में डिस्प्यूट था किस पार्ट में? थर्ड पार्ट पे, जो प्रीमियम ऑन फैक्टर 2 की जो बात था, यहाँ पे बहुत सारे डिस्प्यूट थे। इवन जो आपका स्टडी मैट इंस्टीट्यूट ने इशू किया है 2021 अक्टूबर में, जो अभी रिसेंट स्टडी मैट है ICAI का, वो अक्टूबर 2021 का, उसके अंदर इंस्टीट्यूट ने तो इसका सॉल्यूशन फिर से बदल दिया। अभी तक 3 टाइम्स इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी बदल चुका था, क्योंकि इसने रिटर्न प्रीमियम पूछा है। रिटर्न प्रीमियम किसका? सिक्योरिटी का या पोर्टफोलियो का? और पोर्टफोलियो की बात किया जाए तो 2 पोर्टफोलियो बनता है, पोर्टफोलियो नंबर 1, पोर्टफोलियो नंबर 2। क्योंकि आपको पता है प्रीमियम निकालना है तो ये देखा जाता है कि हमारा कितना रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है रिस्क फ्री से। रिस्क फ्री से ऊपर के रिटर्न को प्रीमियम बोला जाता है। अब ये जो रिटर्न प्रीमियम है, अगर पोर्टफोलियो का होगा तो हम देखेंगे कि पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना ज़्यादा है रिस्क फ्री से। अगर सिक्योरिटी के बोलेंगे तो सिक्योरिटी का कितना ज़्यादा होगा, और अगर यही रिटर्न प्रीमियम अगर मार्केट का होगा तो मार्केट में कितना लोगों को ज़्यादा मिलता है सिक्योरिटी से। तो यही जो आपका रिटर्न प्रीमियम है, अगर ये सिक्योरिटी का आएगा तो रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी माइनस रिस्क फ्री आएगा। अगर ये पोर्टफोलियो का होगा तो पहले रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकालेंगे, फिर माइनस रिस्क फ्री करेंगे। और अगर ये मार्केट का प्रीमियम होगा तो RM माइनस RF करेंगे। आपको बता दूं, इंस्टीट्यूट ने अभी तक इसने तीनों सॉल्यूशन दे दिया। ओरिजिनली जो सॉल्यूशन दिया गया था फर्स्ट टाइम जब जून 2009 में आया था पोर्टफोलियो का प्रीमियम निकाला था। बाद में इंस्टीट्यूट ने अपने सॉल्यूशन को बदल के इसने सिक्योरिटी का प्रीमियम निकालने लग गए, और अभी हद हो गई। स्टडी मैट जो आपका 2021 में इंस्टीट्यूट ने निकाला है उसमें निकालने लग गए RM माइनस RF निकालने लग गए आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी के बेसिस पे। फैक्टर 2 का तो यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि फैक्टर 2 हम इसमें से इस रिटर्न को सेग्रीगेट करते हैं। क्या करते हैं? इक्वेशन को सॉल्व करके। इसी क्वेश्चन को इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, अभी के जो सेकेंड मॉक टेस्ट पेपर इसमें सिंप्लीफाई किया है। एक बीटा दे दिया, याद रखिएगा, ओनली 1 बीटा दिया है। 2 सेंसिटिविटी हुआ करता था ना पहले, एक बीटा दे दिया है, यानी कि फैक्टर 1 फैक्टर 2 को हटा के सिंपल एक बीटा दे दिया। और क्वेश्चन की पहला रिक्वायरमेंट और दूसरा रिक्वायरमेंट सेम है, लेकिन थर्ड रिक्वायरमेंट में उसने, याद रखना, कंफ्यूजन को दूर कर दिया है। बोला है मार्केट का रिस्क प्रीमियम बता दो। तो मार्केट का रिस्क प्रीमियम निकालने का मतलब है RM माइनस RF निकालना है। तो जो मुसीबत था हमारा थर्ड पॉइंट वाले, जो पहले हम इस मुसीबत को झेल रहे थे, मैं बोलता भी था आपको क्लास में कि अरे एक काम करो, इस माइंडसेट करके रखो, इस पार्ट का आपको मार्क्स मिलना नहीं है, आप सीधा सिक्योरिटी का प्रीमियम निकाल दो, जो हमारे पास पुराना सॉल्यूशन इससे जस्ट पहले वाले जो अमेंडमेंट था उसके बेसिस पे ये वाले 15 माइनस 10% ये और 20 माइनस 10% ये आंसर दे के आ जाइए। बात ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्क्स मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी श्योरिटी तो वैसे भी कम था। तो वही चीज़ है यहाँ पे, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है तो आपके समझ के चलना कि आपकी मुसीबत जो है वो जो आपका मुसीबत टल चुका है। बाकी इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का क्वेश्चन नंबर 10 का सी, इसमें है थोड़ा सा डिस्प्यूट, क्योंकि होता क्या है, जैसे इंटरेस्ट रेट कॉल और इंटरेस्ट रेट कैप्स, इंटरेस्ट रेट फ्लोर के अंदर होता क्या है कि एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि अगर मान लीजिए मैं 2 साल का लोन लेता हूं तो ये पीरियड हमारा फर्स्ट रीसेट पीरियड होता है, दिस इज सेकंड रीसेट पीरियड, दिस इज थर्ड रीसेट पीरियड। अगर लोन का रेट, लोन हम अगर हमारा यहाँ मैच्योर्ड हो जाएगा तो याद रखिएगा इस रेट का रेट हमारे लिए इररेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है इस पीरियड का इंटरेस्ट यहाँ फिक्स होगा और इंटरेस्ट यहाँ पे होगा, रेट यहाँ फिक्स होगा, रेट यहाँ फिक्स होगा, इसके बेसिस पे इंटरेस्ट यहाँ कैलकुलेट होगा, रेट यहाँ फिक्स होगा, इंटरेस्ट के बेसिस पे इंटरेस्ट यहाँ कैलकुलेट होगी। तो इसीलिए आपका यहाँ का जो इंटरेस्ट जो होता है ना, इंटरेस्ट रेट, ये आगे के पीरियड को कवर करता है। तो ये जो आपका 31 मार्च की जो रेट है ना, ये रेट इररेलेवेंट हो जाता है, जो कि नवंबर 17 में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन कोई उतना दिमाग लगाता नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप जैसे आप मान लेना कि चलो ठीक है लोन का रिपेमेंट यहाँ हो जाए तब भी आप कैलकुलेशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं जो अपना सॉल्यूशन देता हूँ उसके अंदर ऑलरेडी बोला हुआ है कि दिस रेट इज इररेलेवेंट, क्योंकि ये हमारे
ड्यू डेट के मतलब जो लोन रीपेमेंट के डेट के बाद जाता है तो इस रेट का कोई यूज नहीं है। वैसे इस रेट का भी कोई यूज नहीं है, बट देख लीजिएगा, आप लोग ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इस पर ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। अब एग्जामिनेशन टाइम पे आके ज़्यादा डिस्कस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इस वीडियो के मार्फत मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ वो मेंशन करा रहा था कि 15 डेज जो इंस्टीट्यूट ने डाला है वो गलत है, 3 डेज के बेसिस पे आना चाहिए। अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाता है 15 डेज का कैलकुलेशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि उस क्वेश्चन के अंदर 14 डेज का इंटरेस्ट होना चाहिए, लेकिन आपका 15 डेज का इंटरेस्ट लिया हुआ है। तो होप आपके लिए थोड़ा सा आपका कुछ वैल्यू एडिशन करेगा एग्जामिनेशन से पहले। अच्छे से पढ़िए और अच्छे से एग्जामिनेशन दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।